नमस्ते। साल था 1978 जब चौधरी चरण सिंह ने ये किताब छापी, इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। ये उस समय भारत जिस आर्थिक रास्ते पर चल रहा था, उस पर एक जोरदार सवाल था। और सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग रास्ते का प्रस्ताव भी था। तो चलिए, आज इसी ऐतिहासिक बहस को जरा खोद कर देखते हैं और समझते हैं कि भारत के भविष्य के लिए ये दो रास्ते क्या मायने रखते थे। सोचिए, आजादी के ठीक बाद का भारत, देश एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों लोगों की गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कौन सा आर्थिक रास्ता अपनाया जाए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये वो फैसला था जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिखने वाला था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले वो दो अलग अलग नजरिए क्या थे, फिर नेहरू की औद्योगिक पॉलिसी, उसके बाद गांव पर उसका क्या असर हुआ, फिर देखेंगे चरण सिंह का गांधीवादी समाधान, और आखिर में इस पूरी बहस से आज हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दर्शन थे, और यही इस पूरी बहस की जड़ थे। एक तरफ था महात्मा गांधी का सपना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी जड़ें गांवों में हों, जहां छोटे छोटे कुटीर उद्योग पनपे, मतलब विकास की धारा नीचे से ऊपर की ओर बहे। वहीं दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि असली तरक्की बड़े बड़े कारखानों और भारी उद्योगों से आएगी, जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव बनेंगे। मतलब विकास ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत ने दूसरा रास्ता चुना, यानी सरकार की अगुवाई में तेजी से औद्योगिकीकरण का रास्ता। और नेहरू ने खुद अपने शब्दों में ये साफ कर दिया था। 1956 में उन्होंने कहा कि भारी उद्योग ही सब कुछ है, बाकी सब तो बस बैलेंस बनाने के लिए है। ये एक लाइन ही उनकी आर्थिक सोच को बताने के लिए काफी है। प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये फैसलों में भी दिखा। आप देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सरकारी निवेश का 37% खर्च हुआ था, लेकिन दूसरी ही योजना में ये आंकड़ा घटकर लगभग आधा, यानी सिर्फ 17.3% रह गया। और वो पैसा कहाँ गया? वो गया संगठित उद्योगों में, जिनका हिस्सा बढ़कर 23.8% हो गया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? चरण सिंह के मुताबिक इस औद्योगिक नीति का एक सीधा और बड़ा नतीजा ये निकला कि देश की दौलत और ताकत चंद लोगों के हाथों में इकट्ठा होने लगी। और इसके लिए आंकड़े भी मौजूद हैं। 1951 से 1976 के बीच देश के जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने थे, जैसे टाटा और बिरला, उनकी कुल संपत्ति कई कई गुना बढ़ गई। इससे साफ पता चलता है कि देश की आर्थिक शक्ति कैसे कुछ ही हाथों में सिमट रही थी। तो ये तो हुई उद्योगों की बात, पर इस कहानी का दूसरा पहलू क्या था? चरण सिंह के लिए दूसरा पहलू थे हमारे नजरअंदाज किए गए गांव, जहां उस वक्त भारत की ज्यादातर आबादी रहती थी। चरण सिंह का सीधा तर्क था कि भूमि सुधार, जो ग्रामीण भारत से किया गया एक बहुत बड़ा वादा था, वो कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। उनका कहना था कि ये सुधार कागज पर ही पैदा हुआ और कागज पर ही मर गया, मतलब जमीन पर कभी उतरा ही नहीं। और ये सिर्फ चरण सिंह का कहना नहीं था। योजना आयोग की एक रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की। एक्सपर्ट W.A. लाडेचिंस्की ने साफ साफ लिखा कि दिक्कत कानूनों में नहीं थी, बल्कि उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति में थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर बताया कि देखिए, जहां इसे करने की इच्छा थी, वहां ये काम हुआ भी। और इस नाकामी का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। जुलाई 1976 तक भूमिहीनों में सिर्फ 6,94,500 एकड़ जमीन ही बांटी जा सकी थी। ये लक्ष्य के मुकाबले कुछ भी नहीं था, ना के बराबर। तो ठीक है, ये तो थी समस्या। अब इसके जवाब में चरण सिंह ने समाधान क्या पेश किया? यहीं पर बात आती है गांधीवादी ब्लूप्रिंट की। गांधीवादी ब्लूप्रिंट ने नेहरू मॉडल की प्राथमिकताओं को बिल्कुल पलट दिया। यहाँ सबसे पहले कृषि थी, उसके बाद कुटीर और छोटे उद्योग, और लिस्ट में सबसे आखिर में थे भारी उद्योग। एकदम उल्टा। और इस सोच के पीछे एक बहुत सीधा सा तर्क था। भारत में जमीन कम है और काम करने वाले हाथ यानी लोग बहुत ज्यादा। इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जमीन के हर टुकड़े से ज्यादा पैदावार कैसे निकालें, ना कि हर एक मजदूर से। फोकस जमीन की उत्पादकता पर होना चाहिए।
और जब आप ऐसा सोचते हैं तो टेक्नोलॉजी का चुनाव भी बदल जाता है। एक तरफ है पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें पैसा बहुत लगता है और नौकरियां कम पैदा होती हैं। दूसरी तरफ है श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें पैसा कम लगता है और नौकरियां ज्यादा पैदा होती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और इस किताब में दिए गए आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 1970 में अगर आप 1 रुपया लगाते तो छोटे पैमाने के निजी क्षेत्र ने बड़े सरकारी उद्योगों की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा वैल्यू पैदा की। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि श्रम प्रधान उद्योग असल में पूंजी का कहीं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब इन दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं और सोचते हैं कि इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो हमारे सामने विकास के 2 मॉडल साफ हैं। एक तरफ नेहरू का मॉडल है, जो सेंट्रलाइज था, भारी उद्योगों पर टिका था और पैसे को यानी पूंजी को ज्यादा अहमियत देता था। और दूसरी तरफ है गांधीवादी मॉडल, जो डिसेंट्रलाइज था, कृषि को अपनी नींव मानता था और लोगों को यानी श्रम को प्राथमिकता देता था। और यहीं पर आकर यह पुरानी बहस आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। आज जब हम ऑटोमेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमें इन दोनों में से किस मॉडल से ज़्यादा सीखने को मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।